नमस्कार। यूपीपीसीएस प्री और आरओ एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। करंट अफेयर्स का रिवीजन हम प्रहार मैगजीन की सहायता से कर रहे हैं और इस मैगजीन से रिलेटेड ये दूसरा वीडियो है। एक वीडियो मैं इस पर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। इस पूरी मैगजीन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस वीडियो को मिला करके आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में 2 वीडियोस और आएंगी और पूरी मैगजीन आपकी समाप्त हो जाएगी। प्रहार मैगजीन का नाम आपने सुना ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। टेलीग्राम पर यूपीपीसीएस 1 नाम से एक चैनल है और उन्हीं के द्वारा प्रतिवर्ष यूपीपीसीएस परीक्षा से पहले इस मैगजीन को लॉन्च किया जाता है और काफ़ी सारे टॉपर्स इंटरव्यूज़ में भी आपने इस मैगजीन का नाम ज़रूर सुना होगा। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स का दायरा काफ़ी व्यापक है, काफ़ी सारी मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, काफ़ी सारे सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अभ्यर्थियों में एक कन्फ्यूज़न की स्थिति हमेशा बनी रहती है, तो इस मैगजीन से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है? इस मैगजीन से आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि आप कम समय में सटीक तरीके से अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कर सकते हैं, करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। और ज़्यादा एफिशिएंसी से आपको अगर काम करना है, तो आप इस मैगजीन के साथ में एक जो आपकी बड़ी प्रचलित मैगज़ीन है, घटनासार वाली और एक आँख वाली आई दृष्टि जो घटना चक्र की आती है, उन दोनों मैगज़ीन्स में से एक मैगज़ीन कोई भी जो आपको सही लगे, वो इसके साथ में ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। दोनों सोर्सेज़ को मिला कर के अगर आप पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा कोई भी एक सोर्स से पूरा का पूरा करंट अफ़ेयर्स आपको आयोग की परीक्षा में कभी भी नहीं मिलेगा। आप ये सोचें कि मैं एक मैगज़ीन पढ़ के जाऊँ या कोई भी एक सोर्स फ़ॉलो करके जाऊँ और उस एक सोर्स से मैं सारे के सारे करंट अफ़ेयर्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे सॉल्व कर पाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन कम से कम आप अगर ऐसा करते हैं कि आप इन दोनों मैगज़ीन्स में से या तो घटनासार या आई दृष्टि, इन दोनों मैगज़ीन्स में से एक मैगज़ीन और उसके साथ में प्रहार मैगज़ीन, इन दोनों सोर्सेज से अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आप 90% से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाएंगे। इस मैगजीन में नवंबर 2023 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक का जो करंट अफेयर्स है वो कवर किया गया है। इसके साथ साथ आपका जो भी बजट है या आपका जो भी इकोनॉमिक सर्वे है वो भी इसमें कंप्लीट है। इसके साथ साथ 1 साल का उत्तर प्रदेश विशेष संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है वो भी इसमें कवर किया हुआ है। तो हमने अक्टूबर 2024 से स्टार्ट किया था, तो अक्टूबर का हमने कंप्लीट कर लिया, सितंबर का कंप्लीट कर लिया और अगस्त का हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं जहां पर हमने पिछली क्लास में चीज़ों को छोड़ा था। ठीक है, तो बात करते हैं 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो थे ये फ्रांस में आयोजित किए गए। कब से कब तक इनका आयोजन हुआ? तो इनका आयोजन 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त के बीच में किया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, आप सभी जानते हैं, और पेरिस जो है इन खेलों की सबसे ज़्यादा 3 बार मेज़बानी करने के साथ पेरिस ने लंदन के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। यानी इससे पहले सबसे ज़्यादा 3 बार इन खेलों की जो मेज़बानी की थी वो लंदन ने की थी। अब पेरिस ने तीसरी बार इन खेलों की मेज़बानी करी है, तो वो लंदन के रिकॉर्ड की वो बराबरी कर लिया है। ठीक है, पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का स्लोगन क्या था, नारा क्या था? इन खेलों का जो स्लोगन था, नारा था, वो क्या था? तो नारा याद रखेंगे आप, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, ये 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का स्लोगन था, गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर क्या था इन खेलों का? तो ओलंपिक फ्रीज। ओलंपिक फ्रीज जो था इनका शुभंकर था। उद्घाटन परेड की बात करें तो उद्घाटन परेड में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, ठीक है, और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल जो थे, इन्होंने भारतीय ध्वज का वाहन किया। यानी ये भारतीय ध्वजवाहक बने थे, जो भारतीय दल था उसके आगे जो ध्वज लेकर के चलते हैं ना ओपनिंग सेरेमनी में, उद्घाटन परेड में। तो ये दोनों लोगों का नाम आप इस संबंध में याद रखेंगे। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और शरत कमल जो हैं वो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ओलंपिक खेलों में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया? तो 32 गेम्स थे इसमें। ठीक है, 32 क्या थे? गेम्स थे। 32 खेलों को शामिल किया गया और 4 ऐसे खेल थे जिनको इन ओलंपिक गेम्स में पहली बार शामिल किया गया। वो 4 खेल कौन कौन से थे? ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इनको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, ये 4 गेम्स थे, ऐसे गेम्स थे जिनको पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं, इन खेलों में परिणामों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सफल एथलीट पुरुषों में, ठीक है, कौन रहे? लियोन मचैन, ये फ्रांस के हैं। ये सबसे सफल एथलीट रहे थे 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स में। और सबसे
सफल महिला एथलीट की बात करें तो टोटी हस्के ये कहाँ की हैं? ये यूएसए के हैं, ठीक है। भारत की तरफ से 16 खेलों में कुल 117 जो एथलीट थे, प्लेयर्स थे, उन्होंने भाग लिया। और भारत की तरफ से अगर बात करें कि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे इन खेलों में भाग लेने वाले, तो रोहन बोपन्ना, ठीक है, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, आप सभी जानते होंगे। और सबसे युवा खिलाड़ी जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया वो है धीनिधि देसिंधु, ठीक है। ये तैराक हैं। भारतीय दल के प्रमुख कौन थे? जो भी भारतीय दल गया था वहाँ पे, जितने भी हमारे यहाँ से एथलीट गए थे, उनका जो हेड था, उनके जो प्रमुख थे वो थे गगन नारंग, ठीक है। गगन नारंग थे। भारत इन खेलों में कुल मिलाकर के कितने मेडल जीता? 6 मेडल जीता, 6 पदक जीते। इन 6 पदकों में से एक आपका सिल्वर था, 5 ब्रॉन्ज थे, एक रजत पदक और 5 कांस्य पदक थे, ठीक है। कोई भी गोल्ड मेडल भारत ने इन खेलों में नहीं जीता। मनु भाकर की बात करें तो ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन बनी है? तो वो मनु भाकर हैं, ठीक है। इन्होंने 2 मेडल जीते थे इन खेलों में। और मेडल्स के मामले में ओवरऑल जितने भी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उस हिसाब से भारत की जो रैंकिंग रही थी पूरे विश्व में, तो वो 71वीं रैंक रही थी मेडल के हिसाब से, ठीक है। तो इसके बाद में हम देख लेते हैं 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक पेरिस 2024। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या जानकारी यहाँ से जो है आपके लिए ज़रूरी हो सकती है। इनका आयोजन फ्रांस में किया गया, पहली बार फ्रांस में इनका आयोजन हुआ, ये भी महत्वपूर्ण है। शुभंकर क्या था? शुभंकर था द फ्रीज, ठीक है। कब से कब तक 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक चले? तो ये 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2024 तक चले हैं। इसका जो एक आदर्श वाक्य निर्धारित किया गया था वो था गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। उद्घाटन समारोह की बात करें तो भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतिल, जो कि पैरा भाला फेंक विधा से संबंध रखते हैं। और भाग्यश्री जाधव, ये पैरा शॉटपुट से संबंध रखते हैं। भारत से 84 पैरा एथलीट गए, यानी जितने एथलीट्स ने इसमें भाग लिया, पैरा एथलीट्स ने, उनकी संख्या 84 थी। और इन्होंने 84 जो एथलीट गए थे, इन्होंने 12 जो स्पोर्ट्स थे, 12 विधाएं जो थी, 12 खेल जो थे, उनमें पार्टिसिपेट किया। कुल 29 पदक भारत ने जीते इन ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में, जिसमें से गोल्ड मेडल्स कितने थे? 7 थे। 9 सिल्वर मेडल थे आपके और 13 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 29 पदक भारत ने जीते। और पदकों के मामले में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की बात करें तो विश्व में भारत का स्थान 18वां रहा, 18वीं रैंक रही मेडल्स के हिसाब से, ठीक है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो उसमें भारत की रैंकिंग 71 रही थी, ठीक है। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा वो लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। और कब होगा? 2028 में होगा। ये महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं जुलाई 2024 के प्रमुख करंट अफेयर्स को। भुवन पंचायत 4.0 और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस संस्करण 5.0, ये किसके द्वारा लॉन्च किए गए? तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किए गए? इस तरीके से आपके लिए प्रश्न बन सकता है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इनको लॉन्च किया गया। सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ, ये एक पहल है, ठीक है। और ये किसके तहत शुरुआत की गई थी? इसकी किसके तहत इसको शुरू किया गया था? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। और किस मिशन के तहत या किस योजना के तहत इसको शुरुआत की गई इसकी? तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ठीक है, 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की गई। मिनिस्ट्री का नाम भी आप याद रखेंगे, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है? तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन, ठीक है, यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो एंटोनियो कोस्टा, ये किस देश से संबंध रखते हैं? ये पुर्तगाल के हैं। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा, ये पुर्तगाल के हैं। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, ये मनोज वाजपेयी से संबंधित एक पुस्तक है, बायोग्राफी है उनकी। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये पत्रकार पीयूष पांडे के द्वारा लिखी गई है। 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। और ये 3 नए कानून कौन-कौन से हैं? भारतीय दंड संहिता 1860 पहले चलती थी, जो अब तक चलती आ रही थी, उसका नाम चेंज करके उसके स्थान पर अब शुरुआत किसकी की गई है? भारतीय न्याय संहिता की। अब तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे? आईपीसी, ठीक है, भारतीय
दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, जो कि 1860 में बना था, उसके स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता से इसको जाना जाएगा। आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो सीआरपीसी होती थी, आपकी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी जिसको कहते थे, 1973, इसके स्थान पर अब जो इसका नाम दे दिया गया है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा होता था अपना इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके स्थान पर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो प्रचलन में लाया जाएगा। पहली बार न्याय संहिता में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। इससे पहले जो हमारी न्याय संहिता थी, भारतीय न्याय संहिता थी या आईपीसी थी, उसमें आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं दी गई थी। पहली बार जो भारतीय न्याय संहिता बनी है, इसमें आतंकवाद को ठीक तरीके से डिफाइन किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023, ये कहाँ पे आयोजित किया गया सर? ये फिजी में आयोजित किया गया। और इसके अलावा ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये महत्वपूर्ण है। विश्व हिंदी सम्मेलन आप विशेष रूप से याद रखेंगे। ये फिजी में आयोजित हुआ और ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इस मैगजीन को तो आप साथ में पढ़ते ही रहे हैं, और इसकी पीडीएफ जो है, अगर आप मुझे पर्सनली कहेंगे तो मैं आपको जो है टेलीग्राम वगैरह पर कहीं पे सेंड कर दूंगा। लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर जाइए, UPPCS1 चैनल जो है वो सर्च कीजिए, और वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, उन्हीं की अनुमति से मैं इस मैगजीन को अपने चैनल पर आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वहाँ से आप इसकी जो है पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं, और इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, ताकि आप कम से कम 1-2 बार 3 बार इसका रिवीजन करते रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी मैगजीन नहीं है, इसी वजह से ये बेटर है ना। क्योंकि आप दूसरी सोर्सेज को देखेंगे, और जो अन्य बहुत सारी मार्केट में सोर्सेज हैं, 250, 300, 400 पेज का जो मटेरियल है, वो कहीं ना कहीं पढ़ तो लेंगे आप, लेकिन रिवीजन करने में फिर दोबारा से वही समस्या हो जाती है। और एफिशिएंसी, जब भी पेपर की बात करेंगे, पेपर में इसी एफिशिएंसी क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि हमारे रिवीजन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं, आपने भी, जैसे आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, बहुत सारी स्टैंडर्ड्स बुक आपने रखी होंगी, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वो सारी की सारी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन उनको रिवाइज नहीं किया होगा। उसका परिणाम क्या रहता है? उसका परिणाम ये रहता है कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, क्वेश्चन पेपर आपके सामने होता है, तो आपको चीज़ें परिचित लगती हैं। चीज़ें ऐसी नहीं लगती कि आपने कभी देखी नहीं है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगता कि ये बिल्कुल ही यानी कहाँ से प्रश्न आ गया है। आपको चीज़ें जानी पहचानी लगती हैं, लेकिन आप जब भी ऑप्शन की बात आती है, या भी सही उत्तर को पहचानने की बात आती है, तो आप जज नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। आपको एक से ज़्यादा चीज़ें सही लगने लगती हैं, और वो किसकी कमी है? वो सीधी आपकी रिवीजन की कमी होती है। तो इस वजह से इसमें 80-82 पेज है ना? तो इसको आप 2 से 3 बार आराम से इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो इस वजह से इसका प्रिंट भी निकलवाना चाहें तो आप निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे भी करके पेपर निकलना चाहिए आपका। चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं ये मैटर नहीं कर रहा, जहाँ से मिल रही हैं और बढ़िया मिल रही हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर से, चारों तरफ से बहुत सारी चीज़ें बरसती रहती हैं, लेकिन चीज़ें वही जो है फॉलो कीजिए जो कहीं न कहीं सटीक हैं और आपका समय बचाती हैं। इसके साथ-साथ आपको अच्छा परिणाम देती हैं। तो इसके साथ-साथ मैं जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं जो घटनासार वाली मैगज़ीन है, उसको भी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराऊँगा। उसकी समरी टाइप की मैं प्रोवाइड करा दूँगा। एयर इंडिया द्वारा एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये अमरावती में। ठीक है, अमरावती में जो है एयर इंडिया के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जा रहा है। निर्माण पोर्टल क्या है? कोयला और खान मंत्रालय द्वारा सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए इस पोर्टल के तहत 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। और किस वर्ग को दी जाती है? जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या फिर महिला, या फिर जो भी थर्ड जेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, उन लोगों को। ये लोग अगर क्या करते हैं, कोई भी, जैसे हमारी यूपीएससी की परीक्षा होती है, उसका प्रीलिम्स निकालते हैं, प्रारंभिक परीक्षा निकाल लेते हैं, और उसके बाद में मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए 1 लाख रुपए की सहायता इस निर्माण पोर्टल के तहत कोयला और खान मंत्रालय के द्वारा दी जाती है अग्रिम तैयारी के लिए। प्रोजेक्ट नेक्सस, ये क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस 1 जुलाई 2024 को आरबीआई जो है इस प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है, तो ये याद रखेंगे। एमएसएमई सहज क्या है? ये एक पोर्टल है जिसको भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी, ये याद रखेंगे।
ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। और स्मार्ट सिटी मिशन मार्च 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, कुछ ऐसी विशेष रूप से योजनाएं जिनकी अवधि को बढ़ा दिया गया है, या कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जिसकी जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज कर दी गई है, और वो कब तक इंक्रीज की गई है, कितने टाइम पीरियड के लिए इंक्रीज की गई है, ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, तो इनको विशेष रूप से याद करिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन, इसकी वैलिडिटी मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है, महत्वपूर्ण है। संपूर्णता अभियान, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? संपूर्णता अभियान ये नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। 3 महीने का अभियान है। इसमें क्या होगा? इसमें 112 जो आकांक्षी जिले हैं और 500 क्या हैं आपके आकांक्षी ब्लॉक हैं, उनमें ब्लॉक्स में प्रमुख संकेतकों को पूरा करने के उद्देश्य से संपूर्णता अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया है। भगवत गीता में एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स का जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा या किस यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो इग्नू। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता में क्या करना चाहता है, मास्टर्स करना चाहता है, मास्टर्स की डिग्री लेना चाहता है, तो वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में से कर सकता है। तो ये उनके द्वारा स्टार्ट की गई है। 57वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक ये कहाँ पे हुई? लाओस में। 3D होलोग्राम तकनीकी से लेस जो नोट है वो किसने जारी किया है? वो जापान ने जारी किया है। ठीक है, तो जापान ने क्या है, 3D होलोग्राम युक्त जो नोट हैं अपने जारी किए हैं। ये पहला कंट्री है या पहला ऐसा कंट्री है जिसने अपनी करेंसी पर 3D होलोग्राम लगाया है। हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम ये बिहार में होगा, और इसके पहले किस स्टेट ने इसको लागू किया था? मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा स्टेट है जिसने MBBS का जो भी सिलेबस है, जो भी पाठ्यक्रम है जो पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में, उसको अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी लागू किया है। अब इसके बाद में दूसरा स्टेट कौन बनेगा इस पहल पर काम करने वाला? तो वो बिहार बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। और 2024 का इसका जो थीम रहा है वो क्या है? सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाली सहकारी समितियां। ठीक है, ये इसका थीम है। विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला ये कहाँ पे खोजी गई है? अभी हाल ही में आपने देखा होगा, समाचार पत्रों में भी ये देखने को मिला है। तो आपने, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें ऐसी सोर्सेज को फॉलो करते होंगे, तो कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी थोड़ी सी, लेकिन क्या है ना कि हम उन पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते। यही चीज़ें सब जब कंपाइल होकर के मैगजीन वगैरह में आ जाती हैं तो फिर हमें याद आने लगती चीज़ें, हाँ ये इस न्यूज़ के बारे में या इस खबर के बारे में या पार्टिकुलर इस इवेंट के बारे में हमने कहीं पे सुना है, देखा है। तो न्यूज़पेपर हमेशा थोड़ा सा आदत डालिए कि एक न्यूज़पेपर जो है 10-15 मिनट आप उसको दें, और जो भी मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, जो आपके काम की चीज़ें हैं, उनको आप देखते रहें समय समय पे। तो विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला ये इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप पर खोजी गई है। ठीक है, सुलावेशी द्वीप याद रखेंगे। सुलावेशी द्वीप ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। अब क्योंकि समय कम है, नहीं तो मैं आपको जो आई दृष्टि वाली मैगजीन है मैं उसको आपको कराने वाला था, लेकिन कुछ पर्सनल कारणों की वजह से, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पिछले 1 महीने से एक्टिव नहीं रहा हूँ, कुछ मेरे पर्सनल रीज़न थे, तो उसमें मैं आपको होमवर्क देता चलता हूँ साथ साथ कि आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ में उसके जो भी रेलेवेंट पोर्शन है, ठीक है, जो कि स्टैटिक में पूछे जाते हैं, तो उनको आप कैसे तैयार किए। जैसे अब ये प्रश्न आया तो मेरे को याद आया कि इसमें दिया है कि विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला सुलावेशी द्वीप पर जो है वो खोजी गई है। तो सुलावेसी द्वीप ये कहाँ पर? इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में और कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं, या इंडोनेशिया के जो ज्वालामुखी वगैरह, तो ऐसी इस तरह की चीज़ें आप अपनी तरफ से ये होमवर्क कर सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक पर 1.32 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है RBI के द्वारा, ये भी आप याद रखेंगे। भारत सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के जो भी बर्तन होते हैं उनके लिए BIS के दिशा निर्देशा के अनुसार जो है, जो ISI जो मार्क होता है बर्तनों पे, उसको बिल्कुल कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील के लिए जो मार्क होगा, ISI मार्क होगा, वो होगा 14756 2022, और एल्यूमिनियम के लिए 1660 2024। तो ये इसके क्या है? ISI मार्क हैं जो इन पर लगाने अनिवार्य होंगे। जोरावर क्षेत्र टैंक की बात करते हैं। भारत का स्वदेशी टैंक है, यानी भारत का जो स्वदेश में निर्मित टैंक है जोरावर क्षेत्र टैंक, जिसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है, और ये अभी काम करना स्टार्ट नहीं किया है। 2027 तक इसके काम करने की संभावना है, अनुमान है। हाल ही में एक बड़ी दुखद घटना हुई थी हाथरस में, जहाँ पर कि एक
ये जो तथाकथित बाबा लोग होते हैं, इनकी कोई सभा वभा थी और वहाँ पर जो है भगदड़ मच गई थी, जिससे काफ़ी सारे लोगों की जान उसमें गई थी। तो उस भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, ठीक है? और ये किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ये ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया है, ठीक है? इसके अध्यक्ष ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव है, नाम याद रखेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहाँ की अभ्रक खानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहाँ की अभ्रक खानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो ये झारखंड में। अब इससे भी रिलेटेड कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं, जैसे इसमें आयोग दे रखे हैं, जैसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात कर रहा है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये थोड़ा-सा आप अपनी तरफ से सोच सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ जो अन्य आयोग हैं, उनकी स्थापना के वर्ष भी आप याद रख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपने देखा भी होगा, इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे भी जाते हैं, ठीक है? और एक चीज़ और, जो भी हमारे नए साथी जैसे जो इस वीडियो के माध्यम से पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जा करके, चैनल को विजिट करके चैनल पर जो प्लेलिस्ट वाला पोर्शन होता है, उसमें देखिएगा आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएँगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, जिनकी आप तलाश कर रहे होंगे या जिनकी आपको नीड होगी, जिनकी आपको ज़रूरत होगी, है ना? तो एक बार देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके काम की, पॉलिटी आपको चाहिए, है ना? और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको अन्य चैनलों पर भी मिलेंगी। लेकिन मेरा एक हमेशा से जो है एक उद्देश्य सा रहा है, मैं बहुत फालतू वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, कट ऑफ वट ऑफ और ये एग्ज़ाम कब होगा, ये कब हो गया, कब आगे चला गया, एग्ज़ाम पीछे चला गया, इस तरह की वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। मेरे पास अगर कोई कंटेंट होता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो नहीं बनाता हूँ। तो उसमें मैंने पहले से ही बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, ठीक है? पॉलिटी की एक ऐसी मैंने बिल्कुल कह सकते हैं बहुत कम समय में आप पॉलिटी का रिवीजन कर सकते हैं और बड़ी एफिशिएंसी के साथ में, ठीक है? क्वालिटी कंटेंट है, वो मैंने उस पर डाला हुआ है, पूरी की पूरी पॉलिटी का रिवीजन आप एक दिन में कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट होता है, उसका मैंने एक पूरा का पूरा जितना भी आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जहाँ-जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारा का सारा मैंने कवर कर रखा है। एनसीईआरटी की ज्योग्राफी जो कि बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके जो भी सिविल सेवा की परीक्षाएँ होती हैं, चाहे आप स्टेट लेवल की बात करें या फिर आप यूपीएससी की बात करें, उसके लिए ज्योग्राफी के सोर्स के रूप में सबसे बेटर जो चीज़ है, वो है एनसीईआरटी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे क्वेश्चन्स आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो एनसीईआरटी की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, 6 से 12 की बनी हुई है, 6 से 12 आपको नहीं देखना है। अगर आपके पास समय है तो आप 9 टू 12 देख सकते हैं और चाहें तो आप 10th वाली भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन 9th, 11th, 12th ज़रूर देखना आप, ठीक है? आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आपके काम की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएँगी, ठीक है? आरओ के लिए एक सीरीज़ भी मैंने चलाई थी, क्वेश्चन सीरीज़ है, उसकी भी बहुत शानदार वीडियोज़ हैं, करीबन 24-25 क्लासेस हैं और उसको भी आप देखेंगे तो बहुत नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो शायद आपने नहीं पढ़े होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक बार देख लीजिएगा। मैं पहली बार आपका बीच में थोड़ा-सा समय खराब कर रहा हूँ, 5-10 मिनट, ठीक है? तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा। कुछ जानकारी है आपके काम की, इसी वजह से मैं बीच में आपको दे रहा हूँ, वरना मैं बीच में बहुत कम बात करता हूँ, ठीक है? तो वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। 2024 के पेरिस ओलंपिक का जो थीम गीत था, उसका नाम था या उसका टाइटल था परेड है, ठीक है? ये इसका टाइटल है, याद रखेंगे। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इसके लेखक कौन थे? जो 2024 के पेरिस ओलंपिक थे, इसके थीम गीत के लेखक कौन थे? तो विक्टर ले मैन्से, इन्होंने इस थीम गीत को लिखा था। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदल दिया गया है। अब इनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। आगे देखते हैं, घर घर सोलर पहल। टाटा पावर सोलर लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ये पहल प्रारंभ की है। नाम इसका याद रखेंगे, घर घर सोलर पहल, ठीक है? किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है? टाटा पावर सोलर लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और सिटी का नाम विशेष रूप से याद रखेंगे, यूपी के वाराणसी से इस पहल की शुरुआत की गई है। इस बार फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है? तो HCL की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। परियोजना पारी, ठीक है? परियोजना
पारी या परी इसको कह सकते हैं संक्षेप में, ये भारत की सार्वजनिक कला से संबंधित है। 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। पारी जो है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? संवाद यानी कम्युनिकेशन, चिंतन और प्रेरणा को प्रमोट करना। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को दिया है। 28वां मालाबार अभ्यास ये अक्टूबर 2024 में जो है आयोजित किया गया और ये जो था क्वाड देशों के साथ भारत की मेजबानी में इसका जो है आयोजन किया गया। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। और 2024 के विश्व जनसंख्या दिवस का जो थीम था वो था लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। किसी को भी छोड़ना नहीं है, हर किसी को गिनना है या हर किसी की गिनती करनी है। ठीक है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर बने हैं, आप सभी को पता होगा, क्योंकि क्रिकेट बहुत ही पॉपुलर गेम है और इन चीज़ों की जानकारी अक्सर आपको रहती है। तुर्कसैट 6A ये तुर्की का पहला स्वदेश निर्मित संचार उपग्रह है जिसको तुर्की ने प्रक्षेपित किया है। पहला है इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है, नाम इसका याद रखेंगे, तुर्कसैट 6A। और किस देश का है ये याद करने में दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि नाम में ही उसके में तुर्क है। ठीक है, तो तुर्की से आप इसको रिलेट कर लेंगे। कृषि नेतृत्व पुरस्कार इस बार किस स्टेट को दिया गया है? तो ये नागालैंड को दिया गया है, बागवानी के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पूर्व अग्निवीरों को 3 केंद्रीय सुरक्षा बलों में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो 10% रिजर्वेशन इनको दिया जाएगा। ठीक है, जो भी एक्स अग्निवीर होंगे, अग्निवीर से रिटायर होकर जो भी आएंगे, उनको केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10% का जो है आरक्षण दिया जाएगा। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको जारी किया गया और इसमें यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि 2054 तक, 2054 तक भारत और चीन जो है इनकी पॉपुलेशन इक्वल होगी, समान जनसंख्या पर ये होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। पूर्वी भारत का, ठीक है, पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया है? रांची में। आगे बढ़ते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य, जिन स्टेट्स ने सबसे ज़्यादा SDG जो गोल्स हैं, इनके बारे में मैं आपको पहले विस्तृत रूप से पढ़ा चुका हूँ। आप क्वेश्चन सीरीज देखिएगा, उसमें मैंने इनको याद करने का तरीका भी बताया है। और पिछले 2 बार से 3 बार से आप देख रहे हैं कि SDG गोल्स जो है वो हर बार के पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस बार भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो 2018 से लेकर के और 2023-24 तक, यानी लास्ट 5 ईयर में कौन कौन से स्टेट्स ने SDG गोल्स को अचीव करने में अच्छा परफॉर्मेंस किया है? तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। इसके अलावा नीति गियर शिफ्ट चैलेंज ये नीति आयोग के द्वारा ई फास्ट इंडिया पहल के तहत स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नीति गियर शिफ्ट चैलेंज जो है ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। और किस पहल के तहत इसकी शुरुआत की गई है? तो ई फास्ट इंडिया पहल के तहत। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के लिए अभिनव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना, उसको प्रमोट करना। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। 2024 के विश्व युवा कौशल दिवस की जो थीम थी वो थी शांति और विकास के लिए युवा कौशल। संविधान हत्या दिवस 25 जून को घोषित किया गया, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, संविधान हत्या दिवस कब घोषित किया गया? 25 जून को घोषित किया गया। पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन, ये जिसका जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, वो याद रखेंगे, 1933। ठीक है, ये पहली टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन है। नारकोटिक्स का संबंध जो है वो नशीले या जो भी मादक द्रव्य होते हैं, मादक पदार्थ होते हैं, उनका कोई भी गैरकानूनी तरीके से
जो है डिस्ट्रीब्यूशन करता है या सप्लाई करता है, तो उससे संबंध है इसका। अगर आपको या किसी भी व्यक्ति को इस तरह की कोई भी गतिविधि कहीं पे दिखाई देती है, तो वो इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकता है। इसके साथ-साथ मानस नाम की एक ईमेल सेवा भी इसी के संबंध में स्टार्ट की गई है। तो याद रखेंगे, मानस ईमेल सेवा जो है ये भी नारकोटिक्स से जुड़ी हुई है। एक वैज्ञानिक एक उत्पादक योजना, ये जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसका उद्देश्य है कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में जो रिसर्च से संबंधित चीज़ें हैं उनको और बेटर करना। एक दिन में 11 लाख पौधे जो है लगाने का रिकॉर्ड किस सिटी ने बनाया है? तो इंदौर ने ये रिकॉर्ड कायम किया है। R21 वैक्सीन, ये मलेरिया की वैक्सीन है और विश्व की दूसरी मलेरिया वैक्सीन है। WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मंजूरी दी थी और मलेरिया की पहली वैक्सीन ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी RTSS ने बनाई थी। ठीक है, पहली वैक्सीन RTSS ने बनाई थी। ये दूसरी वैक्सीन है जिसका नाम है R21। हानि और क्षति निधि बोर्ड, ठीक है, इसकी स्थापना COP27 जब आयोजित किया गया था 2022 में, तब इसकी स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। भारत में तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या किस स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश इस मामले में पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका। द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ये एक नोबल है, उपन्यास है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? टिम वॉकर के द्वारा लिखा गया है। और ये इसका जो विमोचन हुआ तो वो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 3-4 दिसंबर 1984 को, जो MI6 का रिसाव हुआ था, उसकी 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस उपन्यास को जो है विमोचित किया गया है। विंग्स टू आवर ओप्स वॉल्यूम 1, ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, इसमें द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उनके 75 भाषणों का संकलन है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका टाइटल आप याद रखेंगे, विंग्स टू आवर होप्स। ठीक है, विंग्स टू आवर होप्स, इसका वॉल्यूम 1 पहला वॉल्यूम आया है जिसमें 75 जो भाषण हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के, उनको संकलित किया गया है। रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? पॉल कागमे। पॉल कागमे जो है ये रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं चौथी बार। PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस करने वाला स्टेट कौन बना है? तो MP बना है। मध्य प्रदेश PM स्वनिधि योजना के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का जो 53वां देश है वो आइवरी कोस्ट बना है। और अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखें तो अफ्रीका का ये 10वां देश है। सियाचिन में पहली महिला अधिकारी जिसकी नियुक्ति हुई है सियाचिन में, ठीक है, वो है सुनीता। पद्मश्री विजेता कमला पुजारी का हाल ही में निधन हुआ। ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उसके लिए जाने जाते हैं। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये पुस्तक का नाम है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर R.K. बालासुब्रमण्यम के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, कोस्पार हैरी मेस पुरस्कार 2024 किसको मिला है? ये प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को मिला है। ओलंपिक ऑर्डर ये किसको मिला है? अभिनव बिंद्रा को। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया है? स्पेन के मनोलो मार्केज। स्पेन के मनोलो मार्केज जो है ये भारतीय मेल फुटबॉलर टीम के कोच बने हैं। इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम, ठीक है, इसमें टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को शामिल किया गया है। असम का चराईदेव मैदान हाल ही में सुर्खियों में रहा और ये जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनने के लिए इसको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, असम का चराईदेव मैदान याद रखेंगे। पोलारिस डॉन मिशन, ये क्या है? ये अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाला पहला प्राइवेट वित्त पोषित मिशन है। ठीक है, ये प्राइवेट मिशन है, पोलारिस डॉन मिशन, याद रखेंगे इसको। विश्वनाथ गोलदार समिति ये किससे संबंधित है? GDP के आधार वर्ष में संशोधन के लिए बनाई गई थी। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब तक जो आधार वर्ष था, बेस ईयर था हमारा 2011-12 था, और विश्वनाथ गोलदार समिति जो है ये GDP का जो आधार वर्ष है पुराना वाला 2011-12 इसको रिप्लेस करके संशोधित करके अब जो प्रपोजल दिया गया है वो 2020-21 को आधार वर्ष बनाने का प्रपोजल दिया गया है। ये याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। IRCTC को अनुसूची 20 से अनुसूची A में अब अपग्रेड कर दिया गया है। आगे देखते हैं, गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण
ये जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये संस्कृति मंत्रालय का कार्य है। वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि में भारत का स्थान कौन सा है? पूरी दुनिया की बात हो रही है, ग्लोबली बात हो रही है, तो भारत का स्थान है तीसरा। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। यानी ये ऐसे देश हैं जिनके वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा वृद्धि चाइना के वन क्षेत्र में हुई है, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के वन क्षेत्र में हुई है, और तीसरे स्थान पर अपना भारत है। न्योमा चुशुल क्षेत्र, ये हाल ही में चर्चा में रहा है। न्योमा चुशुल क्षेत्र ये कहाँ पे पड़ता है? ये लद्दाख में श्योक नदी के पास का एरिया है। प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम, हैदराबाद में टीबी मुक्त नगर बनाने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया है, प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम। चर्चा में संगमेश्वर मंदिर चर्चा में रहा है, और ये संगमेश्वर जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है सर। 2024-25 के बजट में नाबालिगों के लिए एक योजना का प्रस्ताव है, और वात्सल्य योजना के नाम से इसको जाना जाता है, और ये एनपीएस से संबंधित है, नेशनल पेंशन स्कीम से संबंधित है। 2034 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किसको प्रदान की गई है? तो यूएसए की साल्ट लेक सिटी को। 2034 के जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे वे कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? यूएसए के साल्ट लेक सिटी में। राष्ट्रपति भवन में 2 नामों का जो है परिवर्तन किया गया है। जो दरबार हॉल था उसका नाम अब गणतंत्र मंडप कर दिया गया है, और जो अशोका हॉल था उसका नाम अशोक मंडप कर दिया गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह के द्वारा विकसित की गई है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है उसके द्वारा पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को विकसित किया गया है। टाइफून गेमी कहाँ पे आया? टाइफून गेमी का नाम याद रखेंगे। टाइफून गेमी जो है ये चीन के पुजियान प्रांत में आया था, और इसके कारण मनीला की खाड़ी में तेल से भरा हुआ जो टैंकर था वो डूब गया था। भारत और अमेरिका के बीच में पहला सांस्कृतिक संपत्ति समझौता हुआ है, याद रखेंगे। पहला सांस्कृतिक संपत्ति समझौता किस किस के बीच में हुआ है? भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। राष्ट्रपति के द्वारा कुछ नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, उनको देख लेते हैं। सीपी राधाकृष्णन जो है ये महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं राम इंडेका। संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल हैं। के कैलाश नाथन ये पुदुचेरी के राज्यपाल हैं। गुलाब सिंह कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के राज्यपाल बने हैं, और CH विजय शंकर ये मेघालय के राज्यपाल बने हैं। 9वें एशिया महिला कप के बारे में बात करते हैं। ये 19 से लेकर के 28 जुलाई 2024 तक आयोजित किया गया, और इस एशिया महिला कप में श्रीलंका ने भारत को हरा करके अपना पहला महिला एशिया कप खिताब जो है वो जीता है। ठीक है, तो विजेता कौन रहा है? श्रीलंका। भारत जो है उपविजेता रहा है। भारत के पहले भूमिगत या डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया, हुमायूं के मकबरे के परिसर में। जियाराम क्यों चर्चा में रहे हैं? इंग्लिश चैनल को इन्होंने पार किया है। इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक जियाराम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, और 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का थीम है वो है कार्यवाही के लिए आह्वान। सादो स्वर्ण खान, सोने की खान के बारे में बात हो रही है, जिसका नाम है सादो स्वर्ण खान। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने जापान की इस खान को सांस्कृतिक विरासत स्थल रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है। तो ये विश्व धरोहर सूची में शामिल कर ली गई है। सादो स्वर्ण खान ये कहाँ पे है? जापान में है, याद रखेंगे। निपुण भारत मिशन ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें 9 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको निपुण बनाने के लिए ये प्रोग्राम जो है, ये मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया है। भगवान राम पर डाक टिकट किसने जारी किया है? किस देश ने जारी किया है? तो लाओस के द्वारा भगवान राम पर डाक टिकट जो है वो जारी किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति सूदन। आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल ये पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य है पर्यावरणीय स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना। फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट
भारत ने अपनी सभी जीव जंतुओं की सूची तैयार की है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा सकता है, इसको याद रखेंगे। जो चेकलिस्ट है या जो सूची है उसका नाम है फोना ऑफ इंडिया। ठीक है, फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट। और भारत जो है इस काम को करने के साथ ही ऐसी सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया है। एवलांच की घटना ये कहाँ पे हुई है? चौराबाड़ी ग्लेशियर में हुई है। ठीक है। T20 इंटरनेशनल से संन्यास हाल ही में किस किसने लिया है? भारतीय खिलाड़ियों के संदर्भ में बात हो रही है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। नए कानून के तहत पहली एफआईआर कहां पर दर्ज की गई है? जो नए कानून बने हैं जिनके बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, उनके तहत जो पहली एफआईआर दर्ज की गई वो ग्वालियर में दर्ज की गई। सेबेक्स 2 क्या है? ये सबसे खतरनाक विस्फोटक है। हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक बनाने में कामयाबी हासिल की है। हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया? वायुसेना प्रमुख के द्वारा किया गया। और कहाँ पे किया गया? हैदराबाद के बेगमपट एयरफोर्स स्टेशन पे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर BN गंगाधर। इसको मैं जल्दी जल्दी इसलिए कवर कर रहा हूँ कि इसमें आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें हैं इसमें, जिनको आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है, इसकी 2 वीडियो और आ जाएंगी। 2 वीडियोज़ आने के बाद में सीधे घटना चक्र को मैं आपको कवर कराऊंगा। तो वो घटना सार को मैं आपको कवर कराऊंगा। और जैसे ही आप घटना सार पढ़ रहे होंगे इस मैगजीन को पढ़ने के बाद में, तो चीज़ें आपको बहुत ईजी लगने लग जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा ये भी हमने पढ़ा, ये भी हमने पढ़ा है। और उसके बारे में कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो आप वहाँ से कवर कर पाएंगे। ठीक है। संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन ये अस्ताना में हुआ। और SCO में यानी संघाई सहयोग संगठन में अब जो है 10 देश हो गए हैं। और एक नया देश इसमें शामिल कर लिया गया है, वो है बेलारूस। ब्रिटेन के 58 में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कीर स्टारमर। ये ब्रिटेन के 58th प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, नाम इनका याद रखेंगे। ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेशकियान। ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेशकियान। अपने स्वयं के मैप का इस्तेमाल करने का जो निर्णय है वो किसने लिया है? ओला। ठीक है, ओला जो भी टैक्सी सर्विस है वो अब स्वयं का बनाया हुआ मैप इस्तेमाल करेगी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के जो प्रमुख होंगे वो कौन होंगे? ये गगन नारंग होंगे। ठीक है, इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है क्योंकि हम पीछे की तरफ लौट के जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में पेरिस ओलंपिक के बारे में हमने स्टार्टिंग में पहले ही पढ़ लिया है। तो जो पेरिस ओलंपिक के भारतीय दल के जो प्रमुख थे वो गगन नारंग थे। ध्वजवाहक PV सिंधु और अचंता शरत कमल, इनके बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मोरक्को की पहली मिस AI कौन है? तो ये केजा लाइली इसका नाम है। केजा लाइली भारत की ओर से जारा सतावरी ने इसमें भाग लिया था। उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। ये महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सर्वोच्च राज्य कौन रहे हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में? तो केरल और उत्तराखंड, तमिलनाडु, गोवा और हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश और बिहार जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार जो है ये 18वें स्थान पर रहे हैं संयुक्त रूप से। और सबसे निम्नतम इन्हीं का स्थान है केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें चंडीगढ़ जो है पहले स्थान पे रहा है। देश का पहला बुरांश उद्यान ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, ये उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष भी है बुरांश जो है, और नागालैंड का राजकीय पुष्प भी है, और नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। ठीक है, देश का पहला हाइड्रोजन जलयान ये कहाँ पे तैयार किया जा रहा है? देश का पहला हाइड्रोजन जलयान ये कोचीन शिपयार्ड में तैयार किया जा रहा है। यूविन पोर्टल के बारे में बात करते हैं। गर्भवतियों और शिशुओं के प्रत्येक टीकाकरण कार्यक्रम को दर्ज करने के लिए इस पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है यूविन पोर्टल। अमित शाह के द्वारा SSPM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये सर हुआ आपका मध्य प्रदेश में। विंबलडन के विजेता कौन बने हैं? तो कार्लोस अल्कराज, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, विंबलडन के विजेता कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज बने हैं। मनोमानवी मधु कश्यप ये बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है। बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है मनमानवी मधु कश्यप, इनका नाम याद रखेंगे। नासा द्वारा किस ग्रह पर मिस सी एलियट का गाना
द रेन भेजा गया, तो ये शुक्र ग्रह पर भेजा गया, और ये दूसरा गाना है जो अंतरिक्ष में भेजा गया है। यूरोपीय संघ की पुनः अध्यक्ष कौन बनी है? तो माल्टा, ठीक है, माल्टा देश है, और माल्टा देश की रॉबर्ट मेट्सोला को यूरोपीय यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया है। एशियाई पैरालंपिक समिति ने दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो दीपा मलिक को। विशाखापत्तनम में बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आईएनएस दिल्ली को जो है बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कृषि उत्पाद निर्यात में राज्यों की रैंकिंग की बात करें तो कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अग्रणी राज्य जो है वो गुजरात है। दूसरे स्थान पर इस संबंध में महाराष्ट्र आता है, और तीसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ पे खोला गया है सर? ये मॉरिशस में खोला गया है। भारत की 2 खदानें दुनिया की 10 बड़ी कोयला खदानों की सूची में शामिल की गई हैं। छत्तीसगढ़ की दोनों खदानें हैं। पहली का नाम है गेवरा और दूसरी का नाम है कुसमुंडा। गेवरा और कुसमुंडा जो कोयला खदान है ये छत्तीसगढ़ में है, और इन्हें दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में शामिल किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में रैंकिंग की बात करते हैं, और सबसे पहले तो ये जो रैंकिंग है ये किस मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है? तो ये आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। इस रैंकिंग में ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के बारे में बात करें तो केरला ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है। यूपी यानी हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो दूसरे स्थान पर रहा है, और राजस्थान का स्थान तीसरा है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की बात करें, जबलपुर पहले स्थान पर रहा है, महाराष्ट्र का नागपुर दूसरे स्थान पर है, और नासिक तीसरे स्थान पर है। असाधारण तकनीकी इनोवेशन की बात करें, नवाचार की बात करें तो मध्य प्रदेश इसमें जो है अग्रणी रहा है। उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? लखनऊ पीजीआई में स्टार्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। नॉर्थ इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक ये कहाँ पे स्टार्ट है? लखनऊ पीजीआई में। ग्रास इन्वायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जारी करने वाला देश एवं विश्व का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड जो है पहला ग्रास इन्वायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जारी करने वाला स्टेट बना है, और भारत पहला देश बना है। वर्ष 2025 में ई स्पोर्ट्स ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा सर? सऊदी अरब में। ई स्पोर्ट्स ओलंपिक इसका आयोजन होगा सऊदी अरब में। विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किसने किया है? चाइना ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन, इसका अनावरण चाइना के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है, सरकार के द्वारा आदिवासी समुदाय की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई है। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरने के दौरान किस एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हो गया था? तो इस एयरलाइन का नाम था सौर्या एयरलाइन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरैक्शन 2024 इसमें जो संघाई सहयोग संगठन है, तो संघाई सहयोग संगठन के देशों का पहला संयुक्त आतंकरोधी अभ्यास चाइना के झिंगयांग क्षेत्र में हुआ, जिसका नाम क्या रखा गया? इंटरैक्शन 2024। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि इंटरैक्शन 2024 का संबंध किससे है, ठीक है। इसके साथ साथ इसका जो लोकेशन है, वेन्यू है, वो भी याद रखेंगे। चीन के झिजियांग क्षेत्र में जो है इसका आयोजन किया गया। आगे देखते हैं, विंटर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी 2030 में किसके द्वारा की जाएगी? फ्रांस के फ्रेंच एल्प्स के द्वारा की जाएगी। और 2034 में किसके द्वारा इनकी मेजबानी करी जाएगी? तो यूएसए की साल्ट लेक सिटी के द्वारा। लैब में बने मीट की मंजूरी देने वाला देश कौन बना है? पहला देश बना है सिंगापुर, ठीक है। एक मीट तो आपका वो होता है जो जानवरों से सीधे तौर पर प्राप्त किया जाता है, और दूसरा लैब में बनाया जाता है। तो लैब में मीट जो भी बनाया जाएगा उसकी मंजूरी सिंगापुर के द्वारा प्रदान कर दी गई है उसको यूज करने की। देश में बनाए जाएंगे 12 नए औद्योगिक शहर, और इसके बाद औद्योगिक शहरों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे देश में? 20, ठीक है। AK-203 राइफल का निर्माण कहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है? तो ये कानपुर की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहाँ पर AK-203 राइफलों का निर्माण शुरू हो गया है। एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो जापान की राजधानी टोक्यो में एस जयशंकर के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया।
सेबी के नए चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका नाम है सेवा चैटबॉट। सेवा चैटबॉट ये किससे रिलेटेड है? सेबी से। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये टोक्यो में हुई है। क्वाड लीडर्स का अगला शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? तो ये भारत में होगा। और इस बार का कहाँ पे हुआ है? ये यूएसए में हुआ है। लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग, ठीक है, इसका नाम क्या है? सिंकुला सुरंग। सिंकुला सुरंग जो है लद्दाख में है और विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है। प्रोजेक्ट अस्मिता, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध यूजीसी से है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। प्रोजेक्ट अस्मिता याद रखेंगे। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया सर? कोलकाता में किया गया। आगे बढ़ते हैं। ये जो है अ, अब बात करते हैं हम केंद्रीय बजट के बारे में। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको कम से कम 2 प्रश्न आपको अपने परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे और बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बजट ऐसा हो नहीं सकता कि बजट से क्वेश्चंस नहीं आए। तो बजट को थोड़ा-सा यहाँ से ठीक तरीके से देखिएगा। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो विशेष रूप से याद रखनी है, मैं आपको बता दूँगा। इसमें से सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है, क्योंकि बजट भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत ज़्यादा आंकड़े इसमें होते हैं और एक बड़ा प्रश्न रहता है आप लोगों का कि इतने सारे आंकड़ों को कैसे याद रखा जाए। तो सारे आंकड़े याद नहीं रखने होते हैं। कुछ ऐसी विशेष चीज़ें हैं, जहाँ से प्रश्न अक्सर करके बने हैं, पहले भी बने हैं और लगभग वहीं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो उनको मैं बता दूँगा, वो चीज़ें आप विशेष रूप से यहाँ से याद रख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्रीय बजट 2024-25 जो है ये प्रस्तुत कब किया गया? 23 जुलाई 2024 को हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बजट में सारी की सारी चीज़ें रटने पे ध्यान नहीं देना है। कुछ पार्टिकुलर पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये आ जाता है कि बजट का साइज क्या है, बजट का आकार क्या है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 48,20,512 करोड़, ठीक है। संक्षेप में आपको इसको इस तरीके से याद रखना है, 48.21 लाख करोड़, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख लेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है आपका कि बजट का आकार क्या है, 48,20,512। वैसे आपको ये जो है इसका एक राउंड फिगर आपको देखने को मिलेगा 48.21 लाख करोड़, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, ये हमारे बजट का साइज है। निर्मला सीतारमण के द्वारा लगातार 7वां बजट ये जो है 2024-25 में प्रेजेंट किया गया है। 6 पूर्ण बजट इन्होंने प्रस्तुत करे हैं, एक अंतरिम बजट इनके द्वारा पेश किया गया। इस तरीके से लगातार 7 बजट इन्होंने पेश करे हैं। इससे पहले सीडी देशमुख ने लगातार 7 बजट प्रस्तुत किए थे, ठीक है। तो इस क्रम में ये दूसरी वित्त मंत्री हैं। बजट में प्रस्तुत विभिन्न प्रकार के घाटे, है ना। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि बजट का साइज। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी घाटे हैं, है ना, बजट में जो घाटे हैं, जीडीपी का परसेंटेज दिया गया है। टोटल हमारी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा है, उसके कितने प्रतिशत में हमारा राजकोषीय घाटा है, ठीक है। राजस्व घाटा कितना है, प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, प्राथमिक घाटा कितना है, इनको आप याद रखेंगे। इन लास्ट के दोनों को भी अगर आप याद न रखें तो ये स्टार्टिंग के 2 वाले ये जरूर याद रखेंगे, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा। इनको आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% है और राजस्व घाटा जो है हमारा, रेवेन्यू डेफिसिट जो है हमारा, वो हमारी टोटल जीडीपी का 1.8% है। अब जैसे अब यहाँ तो आपको सिर्फ याद ही करना है, लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ इकोनॉमिक्स की जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो कि अपने आप में थोड़ी सी टफ होती है, इकोनॉमिक्स की जो कह सकते हैं जो शब्दावली है वो थोड़ी सी टफ होती है। तो इसके संबंध में भी मैंने जो हमारी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है क्लास 9 से लेकर के 12 तक, वो भी मैंने चैनल पर हैंड रिटन फॉर्म में डाली हुई है और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में। वहाँ से आप अगर उसको देखते हैं तो जितने भी टर्म है ना इकोनॉमी के, वो सब के सब आप तक आपको अगर दिक्कत देते होंगे तो जैसे ही आप उसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद में आपकी इकोनॉमिक्स की जो टर्मिनोलॉजी वाली प्रॉब्लम है बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, है ना। और उसमें मैंने पूरे बजट को भी डिफाइन किया है, किस तरीके से आप बजट के जो टर्म है, राजस्व घाटा क्या होता है, जैसे राजकोषीय घाटा क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट,
ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट, तो ये क्या होते हैं, किस तरीके से निकाले जाते हैं, इनका मतलब क्या है, इनको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे क्लियर करी हुई हैं। ठीक है, आप पर्सनली भी मुझे बता सकते हैं कि हमको इस चीज़ में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोशिश यही करता हूँ कि अपने स्तर से मैं जितनी आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ वही करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप मुझे पर्सनली भी कमेंट करेंगे, है ना, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। आप कमेंट करिए, आपको जो है जवाब उसका मिल जाएगा, अगर कोई भी किसी भी तरह की तैयारी से संबंधित कोई भी समस्या हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा बजट का साइज था। दूसरा पॉइंट हो गया बजट में जो हमारे डेफिसिट्स हैं, जो हमारे घाटे हैं जीडीपी के परसेंटेज में, वो याद करने हैं। प्रमुख रूप से राजकोषीय घाटा 4.9%, राजस्व घाटा 1.8%, ये दो चीज़ें हो गई यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बजट में और क्या क्या ज़रूरी है। बजट में जो हमारा बजट का एक तरीके से कह सकते हैं, बजट का जो पूरा का पूरा प्रारूप तैयार किया गया है, एक फॉर्मेट तैयार किया गया है, उसमें 4 मुख्य समूहों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। गरीबों पे, महिलाओं पे, युवाओं पे और अन्नदाता यानी जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे किसान हैं, इन 4 मुख्य समूहों पर जो है ध्यान दिया गया है। बजट के जो 4 मुख्य विषय हैं जिनके बारे में बात की गई है, वो है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, और हमारा जो स्किल ट्रेनिंग है, कौशल प्रशिक्षण है, जो भी हमारे सूक्ष्म और मध्यम लघु उद्योग हैं, एमएसएमईज जिनको कहते हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात की गई है, और मिडिल क्लास को ध्यान में रखा गया। ये प्रमुख 4 विषय हैं। बजट की प्राथमिकताओं की संख्या कितनी है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, सभी प्राथमिकताओं को याद करना संभव नहीं होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बजट की प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज कितनी है। 9 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता क्या है, कृषि में जो प्रोडक्टिविटी है और अनुकूलनीयता है उसको बढ़ाना, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान देना, इसके अलावा समावेशी मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट है उसको देखना, सामाजिक न्याय की बात करना, विनिर्माण यानी आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें हैं, सर्विस सेक्टर है, उस पर थोड़ा सा फोकस है, और इसके अलावा शहरी विकास की बात की गई है ना। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट की बात की गई है, और अगली पीढ़ी का हम किस तरीके से सुधार कर सकते हैं आज के समय में काम करके, उन सारी चीज़ों पे यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, अब देखिए ये जो अगला टॉपिक है, इसमें से आपको चीज़ें किस तरीके से याद रखनी है। ये दे रखा है कि बजट में आय के प्रमुख स्रोत, कोई भी गवर्नमेंट जब होती है तो उसकी इनकम सबसे ज़्यादा कहाँ से हुई, है ना, ये है। इस तरीके का प्रश्न पूछा भी गया है पहले कि बजट, कोई भी ईयर का बजट, जैसे मान के चलिए मैं एग्जांपल लेके चलूँ, इसी साल का 2024-25 के बजट में सरकार की सबसे ज़्यादा आमदनी किस मद में हुई है ना, सरकार को सबसे ज़्यादा इनकम या सरकार के पास सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आया, तो वो आया जो भी उधार है, यानी जो भी उन्होंने उधार लिया और अन्य देयताएं जो थी, वहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा जो है गवर्नमेंट के पास में आया। ये गवर्नमेंट की आय के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। जितना भी टोटल इनकम हुई गवर्नमेंट की, उसका 27% जो है उधार और अन्य देयताओं से आया। ठीक है, दूसरे स्थान पर इनकम टैक्स रहा 19%, तीसरे स्थान पर जीएसटी का कलेक्शन 18%। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरीके से याद रखनी है। वैसे मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो इसी से बनता है कि सबसे ज़्यादा इनकम किससे हुई, वो इस तरीके से देख लेंगे। एक दो चीज़ हैं, वो यहाँ से देख लीजिए, जैसे आयकर का विशेष रूप से ध्यान रखिए, जीएसटी, निगम कर। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख लेंगे, 3-4 पॉइंट जो है मुख्य रूप से पहला वाला याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा इनकम किससे हुई, 27%, उधार अन्य देयताओं से हुई, आयकर, जीएसटी, निगम कर कितना कितना रहा है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, घटते हुए क्रम में है, 19, 18, 17, आयकर, जीएसटी, निगम 19, 18, 17, इस तरीके से याद रख लीजिएगा। बजट में व्यय के प्रमुख स्रोत, इसी तरीके से आपको यहाँ देखना है। ठीक है, बजट में, यानी ये तो हमने अभी बात करी थी, जो इनकम की बात करी थी, अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं खर्च की। एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे खर्च किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे गया, तो जो भी टैक्सेस हैं और जो भी शुल्क लिए जाते हैं, ठीक है, तो जैसे आपने केंद्र राज्य संबंध पढ़े होंगे, पॉलिटी में आपने केंद्र राज्य संबंध पढ़े होंगे, तो उसमें केंद्र राज्य संबंधों में ही उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों में एक टॉपिक आता है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, है ना, तो उसमें काफ़ी सारे टैक्सेस की बात होती है। कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं,
और उसी के द्वारा वसूले जाते हैं। कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी उनको वसूलती है। कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती है, केवल स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और वही उसको वसूलती है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के बहुत सारे टैक्सेस होते हैं और उन टैक्सेस में राज्यों का जो हिस्सा होता है ना, तो इस तरीके से 21% जो पैसा था, एक्सपेंडिचर था, वो इन चीज़ों में गया। तो सरकार का जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ वो कर और शुल्कों में राज्यों के हिस्से के रूप में गया, 21%। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है? इसको याद रखें, सबसे ज़्यादा व्यय यहाँ पे हुआ है गवर्नमेंट का। इसके अलावा 2-3 चीज़ें इसमें से याद रख लीजिएगा। ब्याज अदायगी 19% ब्याज अदायगी में किया। जो भी गवर्नमेंट ऋण लेती है, जो भी पैसा लेती है, उसका जो इंटरेस्ट है वो 19% रहा। और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, वित्तीय आयोग नियंत्रण, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यहाँ से रक्षा वाले क्षेत्र पर, ठीक है, यहाँ पे कितना पैसा व्यय हुआ, 8%, ठीक है। तो इस तरीके से 2-3 चीज़ें ये याद रखेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारा नया टैक्स सिस्टम है, नई कर प्रणाली है, उसके बारे में, ठीक है। तो नई कर प्रणाली में जो इनकम के स्लैब बनाए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 0 से लेकर के 3 लाख रुपए की इनकम तक जो इनकम टैक्स रखा गया है वो शून्य रखा गया है। 3 से 7 लाख रुपए, यानी 3 लाख से ऊपर और 7 लाख से कम की अगर किसी की वार्षिक आय है तो उसे 5% टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% का इनकम टैक्स सरकार को देना होगा। यानी जो भी व्यक्ति इतने से ज़्यादा पैसे कमाएगा तो उस हिसाब से ये स्लैब्स बनाए गए हैं। हालांकि जो इनकम टैक्स की देयता होती है, जो भी देनदारी होती है, उसका निर्धारण कुछ अन्य चीज़ें भी हैं, उन पर भी निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर स्लैब्स के बारे में बात हो रही है, तो केवल उस स्लैब्स के आधार पर कितने प्रतिशत की टैक्स कटौती जो है वो वहाँ पे निर्धारित की गई है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा बजट में और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन पर थोड़ा-सा नज़र डालते हैं। प्राकृतिक कृषि के बारे में बात की गई है। अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग के द्वारा सहायता देकर के प्राकृतिक कृषि स्टार्ट की जाएगी। ऐसा जो वादा है वो इस बजट में किया गया है। पूर्वोदय योजना की बात की गई है। ये पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए प्रारंभ करने की बात की गई है। इसमें प्रमुख रूप से बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र जो हैं वो शामिल हैं। गया जो कि बिहार में है, इसमें एक औद्योगिक केंद्र जो है स्थापित करने की बात यहाँ पे की गई है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर की तर्ज पर इसकी जो है स्थापना की जाएगी। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है, इसकी भी बात बजट में हुई है। 63,000 गांवों को आच्छादित करते हुए आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा पीएम आवास योजना में क्या बात की गई है? पीएम आवास योजना में 3 करोड़ अतिरिक्त मकान ग्रामीण और शहरी मिला करके बनाए जाएंगे, इसकी घोषणा भी बजट में की गई है। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग बताया, मैं आपको बता दूंगा कौन सी चीज़ जरूरी है। तो ग्रामीण विकास के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है 2024-25 के बजट में? तो 2.66 लाख करोड़ रुपए का। ट्रांजिट उन्मुख विकास, 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों के लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास योजनाएं जो है प्रारंभ की जाएंगी। अगले 5 वर्षों में अवसंरचना के लिए सुदृढ़ राजकोषीय सहायता बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में या अवसंरचना में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये है आपका 11,11,111 करोड़ रुपए। ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण स्टार्ट करने की बात इसमें की गई? तो चौथा चरण स्टार्ट किया जाएगा इसका। विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर, इन दोनों की लोकेशन याद करेंगे, बिहार में है। और इसके कॉरिडोर के विकास की बात भी बजट में की गई है। सभी भूखंडों के लिए एक यूनिक नंबर जिसको नाम दिया गया है भू आधार, ये स्टार्ट करने की बात बजट में की गई है। कैंसर की 3 और दवाइयों पर सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट दी गई है। इन दवाइयों के नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये है ट्रेस्टुजुमैब, डेरेक्सटेकिन, ठीक है। इसके अलावा है आपका ओसिमो मोर्टिनिब और डरवालुमैब।
ये दवाइयाँ हैं, कैंसर की दवाइयाँ हैं, इन पर सीमा शुल्क जो लगता है उससे पूर्णतया छूट दी गई है। नाइट्रोजन पर मूलभूत सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ा करके 10% कर दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स जो लगाया जाता था पहले, एंजल टैक्स को मैंने परिभाषित किया है। अगर आप जैसे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आरओ के लिए या यूपीपीसीएस के लिए, तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाई थी, जिसके लगभग 25 क्लास पड़े हुए हैं। 1-1 घंटे का क्लास है, प्रत्येक क्लास 1 घंटे का। उसमें मैंने बहुत सारे शानदार क्वेश्चंस को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में आप सभी लोगों के साथ में साझा किया है। तो उसमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देखेंगे, बहुत मतलब मुझे लगता है कि मैंने उसपे बहुत काम किया है। मेरे को एक पेपर बनाने में पूरा-पूरा 1 रात का टाइम लग जाता था। तो वो मैंने वहाँ पे तैयार किया। उसकी कुछ वीडियोज़ और हैं, वो भी मैं जल्दी से आपके लिए प्रोवाइड करवा दूँगा। अभी आने वाले 1 हफ्ते के अंदर-अंदर वो सारी वीडियो आपको मिल जाएँगी, है ना? तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ से देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो। पीसीएस के लिए अब ना देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पीसीएस के लिए आप किसी नए मटेरियल की तरफ ना जाएँ। लेकिन आरओ का पेपर क्योंकि थोड़ा-सा बढ़ गया है और संभावना है ये मार्च के आस-पास होगा, तो उसके लिए आपके पास समय है, तो उसके लिए आप फ़ॉलो कर सकते हैं। आप में से कोई भी साथी अगर आरओ की तैयारी कर रहा है, तो उस सीरीज़ को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, आपके बहुत काम आ सकती है, ठीक है? निवेशकों के सभी वर्गों के लिए, जैसा कि मैंने बताया, एंजल टैक्स को समाप्त किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की जो दर है उसको 40% से घटा करके 35% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट से उत्तर प्रदेश को कितने धनराशि का आवंटन मिला है? तो ये 3.63 लाख करोड़, ठीक है? ये महत्वपूर्ण है। जो हमारा यूनियन बजट है उसमें से यूनियन बजट में यूपी के हिस्से में कितना पैसा आया? तो 3.63 लाख करोड़ रुपए। एनपीएस वात्सल्य की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी है ऊपर, फिर दोबारा से इस पे थोड़ा-सा जान लेते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनके लिए उनके माता या पिता या उनके जो भी अभिभावक हैं, उनके एनपीएस खाते में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जनरली एनपीएस जो अकाउंट होता है, वो जो भी सर्विस वाले लोग होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए होता है। प्राइवेट एम्प्लॉय जो होते हैं, उनके लिए भी होता है। लेकिन इसको अब बच्चों के लिए भी स्टार्ट कर दिया गया है। यानी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो वो तो अंशदान जो करते हैं, वो उनकी सैलरी में से होता है और उसका सैलरी का लगभग 18.5% के आसपास जो बनता है वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है एम्प्लॉय के अकाउंट में। अब इसको बढ़ा करके इसका थोड़ा-सा और विस्तार कर दिया गया है कि अगर कोई अभिभावक है या कोई माता-पिता हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ कह सकते हैं कि कुछ पैसे का जुगाड़ करें या पैसा इकट्ठा करना चाहें, तो वो उसका एक एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें अपने बच्चे के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ताकि आना निकट भविष्य में या आने वाले भविष्य में जब भी उनको आवश्यकता पड़े तो उसका वो लाभ ले सकें। तो इसका जो है नाम रखा गया है एनपीएस वात्सल्य। पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा सहायता की गई भूटान की, भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा जो हेल्प की गई है पिछले कुछ दिनों में, तो भूटान देश की गई है। मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% रखा गया है। कितनी फसलों की नई किस्में जारी की जाएँगी? तो 32 फसलों की नई किस्मों को जारी करने की बात बजट में की गई है। जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित होंगे 10,000, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है? कितने जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? 10,000। कितने राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएँगे? तो 5 राज्यों में। 5 वर्षों में कुल कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात की गई है। और सोने और चांदी पर जो सीमा शुल्क है, वो घटा करके कितना कर दिया गया है? 6% कर दिया गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कितने रुपए मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप होगी? तो ये 5,000 रुपए का जो भत्ता है, मासिक भत्ता, वो दिया जाएगा जो भी लोग प्रधानमंत्री इंटर्नशिप करेंगे, ठीक है? इसमें 21 से 24 वर्ष के युवाओं को शामिल किया गया है। दोनों तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भी याद रखेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में, यानी 2-3 स्टेटमेंट देके क्वेश्चन बना सकता है कि इसमें कितने से कितने वर्ष के युवा जो है वो शामिल हैं। तो 21 से 24 वर्ष प्रधानमंत्री इंटर्नशिप में याद रखेंगे।